शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है चार दोस्त। अंकल, कॉलोनी में नए हो क्या? आपको कभी इधर देखा नहीं। एक 16-17 साल के प्रदीप ने उससे सवाल किया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अपने लॉन्ग कोट से सिगरेट की डिबिया निकाली, उसमें से एक सिगरेट निकाला, जलाया और कश भरने लगा। ठंड का मौसम था। शाम के करीब 6 बज रहे थे। अंधेरा हो चला था। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने फिर सवाल किया और बोलना जारी रखा। कुछ दिनों से आप रोज शाम इस पार्क में आते हो, इसी सीमेंट की कुर्सी पर बैठते हो। आपकी कोई फैमिली नहीं है क्या? आप हो कौन? क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में? उसने धुआं छोड़ते हुए पूछा। सब कुछ। क्यों? क्योंकि आप मुझे इंटरेस्टिंग लगे। लोग पैसे, फैमिली या सक्सेस के पीछे भागते हैं। आपको देखकर लगता नहीं कि आप किसी भी रेस में हो। कुछ देर चुप रहने के बाद वह आदमी बोलता है, कहानी सुनना पसंद है? बहुत, पर दादी नानी की नहीं। अब वो कहानियां बोर करती हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनो, ये जो पार्क देख रहे हो बहुत पुराना है। बस तुम नए हो। आपको कैसे पता? मैं पुराना हूं। मेरे 2 साल हो गए यहां। उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी छा गई। उसने सिगरेट का अगला कश खींचते हुए कहा, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी इस कॉलोनी में गुजार दी, वे यहां पुराने ना हो सके। तुम्हारा तो यहां आए जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए। प्रदीप झेप गया। खैर छोड़ो, चलो चलते हैं कहानी की तरफ। उसने प्रदीप के मनोभाव को पढ़ने के बाद कहा, तो बात है आज से करीब 4 साल पहले की। इस कॉलोनी में एक था गगनदीप सिंह उर्फ गगन। हट्टा कट्टा बदन, बड़ी बड़ी दाढ़ी और सर पर पगड़ी। पंजाबी जो था। उसकी एक बेटी पढ़ लिख कर कनाडा में सेटल हो गई थी। वहीं उसने एक एनआरआई से शादी कर ली थी। उसकी बेटी जब तकरीबन 10 साल की थी, तब उसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई। उसकी बेटी उसे इसी वजह से लूजर समझती और बुलाती थी। उसके पास करोड़ों की जायदाद थी, पर किस काम की? उसी जायदाद और वसीयत का प्रॉब्लम चल रहा था उसका। इस कहानी का दूसरा पात्र है इंजमाम।
पान खाने का शौकीन, पत्नी, बेटा जाकिर और बहू नसरीन। कहने को तो पूरा परिवार था उसका। सब खुश, किंतु अंदर की बात कुछ और थी। इंजमाम मियां अपनी बीवी के साथ रहते तो थे बेटे के घर, किंतु उनकी और बीवी की हैसियत एक गुलाम से ज्यादा नहीं थी। बाहर गैरेज के ऊपर एक शीट डालकर कमरा बनाकर उसी में दोनों मियां बीवी रहते थे। जो जगह उसे उन्हें उनके बेटे ने दी थी। इस कहानी में तीसरा बंदा है जॉय उर्फ जे। यूं तो जॉय का मतलब होता है आनंद, पर उसको कभी जिंदगी में आनंद महसूस नहीं हुआ। माउथ ऑर्गन बजाने का शौकीन, एकदम चुप और शांति प्रिय। उसने शादी नहीं की। कहते हैं जवानी में उसने एक लड़की प्रिया को प्यार किया था, तो प्रपोज भी कर दिया। प्रिया ने भाव नहीं दिया और रिजेक्ट कर दिया। जे को इतना आघात पहुंचा कि उसने जिंदगी भर शादी ही नहीं की और वह यहां नौकरी के लिए आ गया। पर शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। उसने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, क्या? प्रदीप ने उत्सुकतावश उससे पूछा। अब इसे जे की खुशकिस्मती कहो या बदकिस्मती, प्रिया की शादी जे के ठीक सामने वाले मकान में हुई। जॉय की खिड़की प्रिया की बालकनी के ठीक सामने खुलती थी। प्रिया रोज सुबह पौधों में पानी डालने और शाम में पति व बच्चों संग चाय पीने बालकनी में आती थी। जॉय की खिड़की हमेशा खुली रहती। उसने अंतिम कश खींचकर नाक से धुआं छोड़ते हुए बोलना जारी रखा। इस कहानी का अगला पात्र है संजय उर्फ संजू, इस कॉलोनी का साहूकार। पत्नी को छोड़ इस संसार में उसका कोई नहीं था। एक पांव से लाचार एवं निःसंतान। पर इस कहानी का सबसे ज्यादा मजाकिया और मस्तीखोर इंसान। ये चारों लगभग 60 के आसपास के थे। सभी नौकरी में थे, संजू को छोड़कर। संजू के पिता भी इसी पीएसयू में नौकरी करते हुए सेवानिवृत्त हुए थे। पर संजू को बिजनेस ज्यादा भा गया, तो उसने दुकान खोल ली। इन सब के अलावा एक और शख्स था इस कहानी में।
कौन? प्रदीप ने बात काटते हुए पूछा। नई सिगरेट जलाते हुए उसने बोला। पागल, एक पागल भी था इस कॉलोनी में। लंबे लंबे बिखरे बाल, दाढ़ी, गंदगी से उसके बाल दाढ़ी में जटाएं बन गई थी। फटा रंग बिरंगा कमीज पुराना हो चुका था। एक नीला जीन्स जो ना जाने कितने दिनों से धुला नहीं था, जिसमें ना तो बटन था। उस पागल ने अपने कमर में रस्सी बांधकर किसी तरह जीन्स को टिकाकर रखा था। कभी वह संजय की दुकान के सामने सड़क के किनारे घंटों बैठा रहता, कभी इसी पार्क पर प्लास्टिक, फटे कपड़े, रद्दी, लकड़ी, बोतल आदि चुनता और जमा करता, तो कभी पूरे कॉलोनी के चक्कर लगाता। कभी उन रद्दी को किसी के घर के बाहर फेंक आता, कभी किसी घर के सामने सो जाता, कभी खुद को भगवान कहता, कभी भूत, कभी वह जोर जोर से हंसता, तो कभी दिन भर रोता ही रहता। कभी किसी को उस पागल पर तरस आता तो कुछ खाने को दे देता था। संजय की पत्नी अक्सर उसे कुछ न कुछ खाने को दे ही देती थी। गगनदीप, जॉय, इंजमाम और संजय के बीच संबंध अच्छे थे। गगन और इंजमाम रोजाना शाम को पार्क में टहलने जाते और लौटते वक्त संजू की दुकान पर कुछ देर बैठते, जो कभी पार्क नहीं जाता। वह शाम को संजू की दुकान पर बैठता और गगन व इंजमाम का इंतजार करता। इन सब के बीच वह पागल ही जवान था। 40-41 के आसपास उसकी उम्र रही होगी। पुराना ढंग, नया रंग। एक शाम रोज की तरह संजू की दुकान पर चौपाल सजी। चारों बैठे बात कर रहे थे। उधर सड़क पार वह पागल जमीन पर बैठ उनकी बातों का लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। बातों बातों में संजू ने कहा, यार हमने जिंदगी दूसरों की खुशी के चक्कर में गुजार दी। मिला क्या? कुछ नहीं। साला हम जिंदगी भर ये सोचते रहे कि लोग क्या सोचेंगे। अब पता चला कि कोई हमारे बारे में सोच ही नहीं रहा था, तो क्यों ना अब खुद के बारे में सोचा जाए। यहां हर कोई दुख में ही जी रहा है, हर कोई दुखी है, तो क्यों ना इस दर्द को कम कर थोड़ी देर के लिए मुस्कुराते और मस्ती करते हैं।
कैसे? गगन ने पूछा। पार्टी, संजू ने जवाब दिया। पार्टी? जॉय बोला। ये क्या बकवास आइडिया है यार, अब तो पार्टी भी दिखावे का रस्म रह गया है बस। अरे यार, वो पार्टी नहीं। तो कैसी पार्टी? इंजमाम ने पान थूक कर संजू की बातें काटते हुए पूछा। अरे यार, पहले सुन तो लो पूरी बात, फिर अपनी बात कहना। मेरा मतलब वो पार्टी नहीं है। हम 4 लोग पार्टी करेंगे, किसी और की नो एंट्री, बस हम 4। और उस पार्टी में इंजमाम भाई बिरयानी बनाएंगे। फिर इंजमाम भाई की ओर देखते हुए, क्यों इंजमाम भाई, बड़े दिन हो गए यार, तेरे हाथ की बिरयानी खाए। अपना जॉय गाने का जिम्मा संभालेगा। और गगन यार, तू बस दारू का इंतजाम कर दे। संजू ने बात पूरी करते हुए कहा। पार्टी गगन के घर पर थी। संजू शराब के चखने के लिए चिकन बना रहा था। इंजमाम मियां बिरयानी की तैयारी कर रहे हैं। जे को कुछ ज्यादा आता नहीं तो लहसुन, अदरक, प्याज, खीरा आदि मसाले एवं सलाद की तैयारी कर रहा है। गगन दारू लेने बाजार गया है और पागल प्रदीप ने अचानक तपाक से पूछा। उसने नई सिगरेट जलाते हुए जवाब दिया। वो पागल घर के बाहर बैठ गाना गा रहा है। फिर वो हंसने लगा और बोलना जारी रखा। थोड़ी देर में गगन भी आ गया। फिर धीरे धीरे महफिल सजने लगी। जे अपना माउथ ऑर्गन बजाना शुरू करता है और गाना गाने लगता है। वो गाना था, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। फिर माहौल बनना शुरू हुआ। सबके गाने के बोल निकलने लगे, ताल से ताल मिलने लगे। गगन ने थाली को उल्टा कर डफली बना दिया। इंजमाम ने उल्टा ग्लास में चम्मच डालकर ताल मिलाना शुरू किया। संजू ने गाना शुरू किया, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो। गाना और 2-3 पंक्ति हुई कि किसी ने नई धुन छेड़ी और फिर तो जैसे समा ही बंद गया। जे ने माउथ ऑर्गन नीचे रखा और नाचने लगा। दौर चला तो खूब चला और जम कर चला। फिर सभी मस्त होकर खाने को बैठे और फिर सबको चढ़ने लगी। सबका दर्द बाहर आने लगा। जब उन्होंने अपना दर्द बयां किया तो एक बात साफ हो गई कि दर्द तो हर मर्द को होता है, पर उसकी सिसकी, उसकी वेदना किसी अंधेरे कमरे में गुम हो जाती है। गगन बोलता है,
यार क्या बताऊं मैं, जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी मैं जी नहीं रहा, काट रहा हूं। और कभी कभी तो लगता है कि जिंदगी मुझे काट रही है। जब बेटी 10 साल की थी, तब मेरी बीवी मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। पूरा समाज मुझ पर हंस रहा था। आज तक मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। इसका ये मतलब तो नहीं कि मुझे फील नहीं होता। संजू, तुम्हें पता नहीं मैंने कितनी रात नींद के दर्शन नहीं किए, कितनी रात सिर्फ आंसुओं के सहारे काटी हैं। यार इंजमाम, एक बात बता, जो कुछ नहीं बोल रहा, क्या वह गुनहगार हो गया? चुप्पी का मतलब तो गलत नहीं होता ना। आज भी मेरी बेटी मुझे लूजर समझती है और कहती भी है। जे, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं लूजर हूं? देखो, आज तक कोई झांकने तक नहीं आया कि मैं जिंदा भी हूं या नहीं। बेटी बस साल भर में 2 बार फोन करती है, बैसाखी में और गुरु पूर्णिमा में। वो भी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। अब जब सबको पता चला कि मैं अपनी वसीयत लिख रहा हूं, गगनदीप सिंह सबको याद आने लगा। प्रॉपर्टी ना हुई, प्रसाद हो गई। उसके लिए पूजा कोई करेगा नहीं, पर चाहिए सबको। हद है यार, हद है। उसने अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, आज शराब ने उसके दिल का सारा भड़ास निकाल दिया। तभी इंजमाम बोला, गगन, तुम्हें कम से कम संतोष तो है कि तुम्हारी बेटी तुझे नहीं मानती। बीवी नहीं है, किसी से कोई उम्मीद तो नहीं है। हमें देखो, कहने को बड़ा सा घर है, साथ में बेटा बहू रहते हैं, लेकिन कभी कोई ये तक नहीं पूछता कि कैसा हूं। 3 बार खाना मिल जाता है बस। अपनी तकलीफ अपनी बेगम से बांट लेता हूं। इतना कमाया, घर बनाया, बेटे के लिए ही ना। अब वो ही मेरा हाल तक नहीं पूछता। सच है मियां, असली दर्द तो अपने ही देते हैं, वरना दूसरों को क्या पता कि आपको दर्द किस बात से होता है। इंजमाम की बात काटते हुए संजय ने ग्लास रखते हुए कहा,
कम से कम तेरी बारिश तो है मियां, हमारा क्या? जिंदगी भर एक औलाद के लिए तरस गए। अपना दाहिना पैर की ओर इशारा करते हुए, ये पैर देख रहे हैं? पैर से लाचार मैं जन्म से नहीं हूं। ना ही वो एक्सीडेंट होता और ना ही मेरा ये हाल होता। एक्सीडेंट ने मेरे पांव को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया। जिंदगी भर मैं बैसाखी के बिना चल नहीं सकता। कितनी बार वाइफ को कहा कि गोद ले लेते हैं कोई बच्चा, पर वह मानती ही नहीं। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा पसर गया। उस सन्नाटे को काटते हुए जॉय बोला, भाई तुम लोगों के पास तो कोई ना कोई बहाना या उम्मीद तो है जीने की। मेरा क्या? जिससे प्यार किया वह ही नहीं मिली, क्योंकि धर्म अलग था। आज तक पता नहीं चला कि ये मेरी किस्मत है या बदनसीबी, जो उसकी शादी मेरे फ्लैट के सामने वाले घर करवा दी। रोज सुबह शाम उसे देखता हूं, ना वह कुछ बोलती है और ना ही मैं कुछ करता हूं। बस उसके इंतजार में अपनी खिड़की हमेशा खोलकर रखता हूं। शायद किसी दिन ऐसा हो और वो मेरे पास आ जाए। जाने वो दिन कब आएगा। पता है इंजमाम, उसका चेहरा है या अरबी में आयातें लिखी हैं। क्या लिखा है आज तक मैं पढ़ ही नहीं पाया हूं। मैं भला अरबी कब से पढ़ने लगा, अनपढ़। बातें करते करते और खाना पीना होते कब रात के 1 बज गए पता ही नहीं चला। पार्टी हो गई, लेकिन इस पार्टी ने सबका मन हल्का कर दिया और मुट्ठी भर खुशी भी दे दी थी। तकरीबन 10 दिनों के बाद संजू ने सबको बताया कि कॉलोनी के बाहर करीब 20 किलोमीटर दूर मशहूर रैपर बादशाह का कार्यक्रम है। पहले तो सभी ने आनाकानी की, पर अंत में सब मान गए। शायद सभी को पार्टी की लत लगनी शुरू हो गई थी। कार्यक्रम की शाम इंजमाम ने अपने बेटे की कार निकाली, जो किसी काम से शहर के बाहर गया था, और चारों लोग उसमें सवार हो चल दिए बादशाह के कार्यक्रम में। वहां युवाओं की भीड़ थी और सभी बादशाह के गाने में झूम रहे थे। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तब पार्किंग से निकलते समय कार का पिछला हिस्सा पिलर से टकरा गया, जिससे उसके पीछे की लाइट टूट गई।
और आसपास का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सभी करीब 2 बजे सुबह लौट आए। बादशाह के कार्यक्रम के 2 दिन बाद जब इंजमाम मियां का बेटा घर आया तो उसे क्षतिग्रस्त गाड़ी दिखी। उसने अपने पिता से पूछा तो इंजमाम के जुबान से लफ्ज ना निकल सके। गुस्से से बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, जब ठीक से दिखाई नहीं देता तो फिर गाड़ी क्यों निकालते हैं अब्बू? उम्र हो गई लेकिन शौक नहीं गया। कितनी दफा मना किया आपको गाड़ी निकालने से, पर आपको कुछ समझ आए तब ना। इंजमाम मियां कुछ न बोल सके, चुपचाप अपने कमरे में चले गए। इंजमाम की बीवी ने सब देख सुन लिया था। उसने इंजमाम को काफी समझाया और कहा कि अपनी ही औलाद है ना। जब जाकिर छोटा था तब आप उसे बच्चा समझकर हर गुनाह को माफ कर दिया करते थे। आज उससे माफी मांग लीजिए। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता ना। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए बिना गलती के भी माफी मांगनी पड़ती है। इंजमाम बीवी की बात से सहमत थे। रात के वक्त सभी खाने के टेबल पर बैठे। खाना लगा था। जब सब खाने को तैयार होने लगे तब इंजमाम ने बड़ी हिम्मत जुटाकर जाकिर की ओर देखा और कहा, जाकिर बेटा, एक बात कहनी थी। सॉरी। जाकिर ने इंजमाम की बात काटते हुए कहा। जाकिर अपनी कुर्सी से उठा और अपने पिता के पास जाकर जमीन पर बैठ गया और उनकी हाथों को अपनी हथेलियों के बीच रखकर आंखों में आंखें डालकर कहा, अब्बू, ये घर, ये गाड़ी, ये प्रॉपर्टी सब आपकी है। इसके हर चीज पर सबसे पहला और सबसे ज्यादा हक आपका और अम्मी जान का है। कल से आप दोनों बाहर गैराज में नहीं बल्कि इस घर के अंदर सोएंगे। और हाँ, मैं कल वो कार बनवा देता हूं। बस चलाते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहते हुए उसके आंखों से आंसू निकल पड़े जो गालों पर जाकर ठहर गए। इंजमाम भी खुद को रोक ना सके और बेटे को गले लगा लिया। शायद जाकिर ने अम्मी और अब्बू की बातों को सुन लिया था। बादशाह के कार्यक्रम के करीब 1 हफ्ता बाद
गगनदीप की बीवी वापस लौट आई। सुबह शाम उसका ध्यान रखती, किंतु गगन को तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। 2 दिन पहले उसका दामाद भी कनाडा से आया था। सभी कॉलोनी वासी आश्चर्यचकित थे कि आखिर ये कैसे हो गया। पर सच तो सिर्फ गगन को पता था। उसे पता था कि ये दोनों सिर्फ संपत्ति के लिए आए हैं। जब से पत्नी और बेटी को पता चला कि गगन अपनी वसीयत लिखने जा रहा है, दोनों ने डेरा ऐसा जमा दिया जैसे बस अब लंगर बंटने वाला। बहुत सोच समझकर उसने अपनी प्रॉपर्टी का वसीयत किया, जिसने अपनी पत्नी को 0%, बेटी पर थोड़ा तरस खाया तो 30% और बाकी अनाथालय और वृद्धाश्रम में दान दे दिया। जब उसकी पत्नी को पता चला तो उसने कहा, इसी वजह से मैंने तुझे छोड़ा था। तुम्हें तो कभी मेरा ख्याल ही नहीं आया। सच में लूजर हो तुम। गगन मुस्कुराकर रह गया और मन ही मन बोला कि लूजर कौन है, तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। इधर जब उसके दामाद ने पेपर देखा तो उसे भी बेहोशी आ गई। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को फोन कर वसीयत की डिटेल बताई। बेटी ने गगन के मोबाइल पर सिर्फ एक मैसेज किया, अच्छा नहीं किया आपने पापा। प्रॉपर्टी को अपनों को देने की बजाय एनजीओ को दे दिया। आपको कभी अपनों की परवाह थी ही नहीं। गगन ने मैसेज देखा और बैग उठाकर चुपचाप निकल पड़ा। कहाँ? प्रदीप ने बड़ी अधीरता से सवाल किया। कथानक ने सिगरेट से राख झाड़ते हुए जवाब दिया, वृद्धाश्रम। गगन अनाथ था। उसे एक एनजीओ के माध्यम से अनाथालय ने पाला था। उसी अनाथालय की एक और शाखा थी, वृद्धाश्रम की। गगन ने अपनी वसीयत उसी अनाथालय और वृद्धाश्रम के नाम लिखी थी। अब गगन से बेहतर अपने और पराये का अंतर कौन समझ सकता था। उसकी पत्नी और बेटी को तो ये भी नहीं पता था कि गगन अनाथ था। दूसरे को लूजर कहने वाले अंत में खुद लूजर बन गए। उधर शो से आने के कुछ दिनों बाद जॉय का मन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आज पहली बार उसने अपनी खिड़की बंद की। शायद वह पूरी तरह से टूट चुका था और रत्ती भर भी उम्मीद नहीं बची थी।
रोज की तरह सुबह हुई। 9 बज गए, पर जॉय की खिड़की नहीं खुली। इधर प्रिया का पति पैसे कमाने विदेश चला गया। प्रिया भी सालों साल उसके वापस आने का इंतजार करने में और बच्चों को पढ़ाने में निकालने लगी। जॉय भी अब वहां प्रिया के आसपास रहना नहीं चाहता था। वह सब कुछ छोड़कर अपने गांव चला गया। जॉय का गांव जाना इंजमाम की खुशी और गगन की कॉलोनी छोड़ जाने से संजय अकेला बच गया था। अब चौपाल नहीं लगती थी। शाम का वक्त शांत रहने लगा। इसी बीच पागल का भी जॉय ने इलाज कराना शुरू किया था, जिसके लिए वह गांव से पैसे भेजा करता था डॉक्टर को। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद संजय के घर का दरवाजा बाहर से बंद था। पहले तो कॉलोनी वासियों को लगा कि दोनों पति पत्नी कहीं गए होंगे, किंतु बाद में पता चला कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद एक ट्रस्ट को दान कर तीर्थ यात्रा पर निकल गए हैं, एक अनंत यात्रा पर। कहानी तो अच्छी थी अंकल, लेकिन आखिर कैसे गगन ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बना ली? एक साधारण सी नौकरी करने वाला आदमी करोड़पति कैसे? प्रदीप ने सवालिया लहजे में कहा। उसने कहा, गगन एक अनुशासित और बेहतरीन निवेशक था। उसने अपने पैसों को शेयर बाजार, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड आदि में लगाया था। उसे निवेश, मार्केट और अर्थशास्त्र की अच्छी परख थी। फिर उसने अपनी सिगरेट के अंतिम कश को जोर से खींचा और सिगरेट को जूते की नोक से बुझा दिया। और पागल, उस पागल का क्या हुआ? प्रदीप ने अंतिम सवाल किया। उसने प्रदीप की ओर गौर से देखा और अपने मुंह से सारा धुआं उसके चेहरे पर छोड़ते हुए कहा, वो पागल मैं हूं। धुएं से प्रदीप खांसने लगा और धुएं को हाथ से हटाते हुए उसकी ओर देखा। उसने जो उस पागल की छवि अपने दिमाग में बनाई थी, यह इंसान उससे कहीं अलग और सभ्य बन चुका था। प्रदीप ने उससे विदा ली और अपने घर की ओर निकल गया।